हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 वस्तुओं की समूह बनाना को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह वीडियो सीटेट के लिए साइंस विषय जो 6 to 8 देना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 4.1 से शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्तुओं में बहुत सी अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसे वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणियां 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप नलियां तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण से हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1 को समझिए। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इस प्रकार हम खाना बनाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं।
एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। सारणी 4.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। प्लेट थाली, यह जो है किससे बनती है? तो प्लेट थाली इस्पात से, कांच से और प्लास्टिक के अन्य कोई वस्तुएं। पेन बनता है प्लास्टिक से और धातु से। पेन बनता है प्लास्टिक और धातु से। क्रियाकलाप 2 के बारे में देखते हैं। सारणी 4.2 में कुछ समान पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। समान पदार्थ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। लकड़ी कैसे बनती है? लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर। चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, इससे भी जो बनती हैं। वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। एक वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। 4.2 पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह भी ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें
ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा द्वितीयमान तथा द्वितीयहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेग माल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्वितीयमान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों को ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। अब कठोरता को समझते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंच सकते। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुच्छ यानी कि खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करता है? विलेय अथवा अविलेय। क्रियाकलाप 4 से देखते हैं। विलेय अथवा अविलेय। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने प्रेक्षणों की सारणी ये दिया गया है। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। नमक जल में पूर्णतः घुल जाता है। चीनी घुल जाती है। बालू ये नहीं घुलता है। चलिए आगे देखते हैं। आइए आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए। कुछ पदार्थ पूर्णतः जल में लुप्त हो गए। अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि पदार्थ जल में विलेय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने में भी जल में लुप्त नहीं होते। वे पदार्थ जल में अविलेय होते हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्रियाकलाप 5 से देखते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा
किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ द्रव जल में मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं, माने अलग हो जाते हैं। कुछ समान द्रवों में जल में विलयता। सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है, कुछ ऐसे जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ ऐसे थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जल में जंतु और पादप की उत्तरजीविता का कारण क्या है? उत्तरजीविता का कारण है ऑक्सीजन गैस जो जल में विलय होता रहता है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास की जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले इस जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रव जैसे तेल में यह पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का निरीक्षण करेंगे? पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इस स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक, ये सब पारदर्शी। जल पारदर्शी होता है, वायु भी, कांच भी। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? क्रियाकलाप 6 के बारे में देखते हैं। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में
अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज के शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इसे चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। जब बहुत अस्पष्ट नहीं देखा जाता है तो उन्हें पारभासी कहते हैं। पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उसे तैलीय धब्बे को याद कीजिए, जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी परभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण भी सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों के अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा परभासी। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुण में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हम पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपने दुकान के कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों के इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों की अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।